हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। और लास्ट टाइम हमने ये जो 37 न्यूमेरिकल है ये ख़त्म कर दिया था लास्ट लेक्चर में। और अब जो हमारा नया इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 38 के आगे की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये हमें पता है ये रिलेटेड है टेम्परेचर, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ स्ट्रक्चर में स्ट्रेस जो है वो लोड की ही मदद से नहीं पैदा होती, बल्कि अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है बाहर का टेम्परेचर, तो भी उसका अफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें, आपका जो ये होती है रेल्स होती हैं, ठीक है, पटरी जिसको कहते हैं, गर्मियों में ये एक्सपैंड करती हैं। ठीक है, क्यों करती हैं? क्योंकि ऊपर 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली उसके ऊपर पड़ रहा है। तो हीट जो है, इतनी ज़्यादा हीट से उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, सॉलिड आपको पता है मॉलिक्यूल्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, वो धीरे धीरे वीक होने लग पड़ती हैं और वीक होने की वजह से एक्सपेंशन होने लग पड़ती है आपके स्टील में। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट भी दिए होते हैं। हर जो हमारी रेल होती है उसके बाद थोड़ा सा गैप दिया जाता है, ताकि अगर ये एक्सपैंड करता है गर्मी में तो इसमें स्ट्रेसेस ना पैदा हों, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन अगर डेवलप हो जाती है, मटेरियल अगर रिलैक्स कर देता है, तो हमारी जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाती है। बट अगर मटेरियल को रिलैक्स करने का मौका नहीं दोगे तो हमारा जो मटेरियल है उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो कल हमने दो तरह की इसकी केसेस के बारे में पढ़ा था। एक तो रिजिड सपोर्ट थी और एक थी हमारी जो यील्ड हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इस एग्जांपल में क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, अगर किसी को ने कोई ये टॉपिक नहीं अभी क्लियर हुआ तो वो पिछली वीडियो में जाकर इस टॉपिक को पहले क्लियर करे और उसके बाद इस न्यूमेरिकल पे आए। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 38 है, अ स्टील रॉड 20 mm इन डायामीटर इज रिजिडली हेल्ड बिटवीन द टू वॉल्स। एक स्टील की रॉड है, ठीक है, और उसे अब देखो यहाँ पे कौन सा केस है, रिजिडली हेल्ड, मतलब इसको रिजिड तरीके से, सख्त तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, दो दीवारों के बीच में इसको अटकाया हुआ है, एक हमारी स्टील की रॉड को जिसका डायमीटर आपको 20 mm दिया हुआ। द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज राइज्ड बाय 30 केल्विन। अब जब हमने टेम्परेचर को 30 केल्विन के साथ हमने बढ़ा दिया, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इज 11 × 10⁻⁻6 पर केल्विन डिटरमाइन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, 1 डिग्री केल्विन पे कितनी एक्सपेंशन होती है इस स्टील की, 11 × 10⁻⁻6 जो है ये एक्सपैंड करता है पर डिग्री केल्विन पे। अब कह रहा है अगर, तो ये है टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है, राइज इन टेम्परेचर यानी आपको टी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वाला केस नहीं है, यहाँ पे उसने टेम्परेचर राइज बता दिया हुआ कि राइज कितना हो रहा है। पिछले केस में, पिछले न्यूमेरिकल में उसने इनिशियल और फाइनल बताया हुआ था। ठीक है, कि स्टार्टिंग में कितना था, डालते वक्त पाइप को कितना टेम्परेचर था, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, डालते वक्त पाइप को टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, बाद में वो गिर गया और -5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बाहर चला गया, तो फिर हमने उसको प्लस माइनस करके हमारा 30 डिग्री सेल्सियस जो था वो हमारा फॉल इन टेम्परेचर निकला था। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी राइज दिया हुआ है तो ये टी के ही बराबर होगी वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमें निकालना क्या है, स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड, रॉड में स्ट्रेस कितनी पैदा हुई, उसके बाद फोर्स एग्जर्टेड बाय द वॉल ऑन द रॉड, कितनी फोर्स जो है वॉल ने रॉड के ऊपर लगाई, और तीसरा है नेचर ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड, किस तरह की नेचर था फोर्स का, कंप्रेसिव फोर्स थी या फिर टेंजाइल फोर्स थी। ई आपको दिया हुआ है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है आपको, दैट इज़ 208 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जिन लोगों को गीगा न्यूटन का नहीं पता, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो आप पहले, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो आप पहले से ही सुनते जा रहे हो। अब इसके आगे अगर प्रीफिक्स लग जाता है, किलो न्यूटन लगता है, मेगा न्यूटन लग सकता है, या गीगा न्यूटन GN लग सकता है। अगर किलो न्यूटन है आपको पता है तो 208 × 10⁻³ हो जाएगा, मेगा में 10⁻6 लगता है, और गीगा जो होता है 10�9 के बराबर है। बिल्कुल इसके सामने मैंने पेंसिल से इसको सॉल्व किया था, 208 × 10�9 आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, मुझे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए। और 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। ये नीचे आपने सॉल्व किया, ये नीचे सॉल्व है। 10⁻⁶ के साथ हमने 10⁻9 को जब काटा तो ऊपर हमारे पास पावर जो थी 10⁻3 रह गई, क्योंकि 10⁻6 कट गया, पीछे 10⁻3 रह जाएगा। तो हमारी वैल्यू जो है ई की ये बन जाती है 208 × 10⁻3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब वैल्यूज़ को डालते हैं और क्वेश्चन को निकालते हैं। डायमीटर ऑफ द स्टील डी जो है वो आपको 20 mm दिया हुआ है। डायमीटर किसके लिए दिया जाता है? एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड जो है दैट इज ए इज इक्वल टू π/4 × d का स्क्वायर। π/4 × d का स्क्वायर किया, हमारे पास 314.16 मिलीमीटर स्क्वायर के साथ हमारा एरिया जो है वो निकल गया। अब E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस इज 208 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 208 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये मैंने सारा ऊपर सॉल्व करके आपको बता दिया था। तो E हमने निकाल दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा आपको 11 × 10⁻⁻6 पर केल्विन दिया हुआ है। राइज इन टेम्परेचर 30 केल्विन हो रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द रॉड, रॉड के अंदर जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस है अगर हमें निकालनी हो तो वो कितनी होगी? नेचर इसने बता दिया कंप्रेसिव है। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो, जब कोई रॉड राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो है आपकी रॉड एक्सपैंड करेगी, यानी बाहर की तरफ फैलेगी, लेकिन उसकी जो दीवारें हैं वो क्या करेंगी? उसको फैलने नहीं देंगी, वो अंदर की तरफ जोर लगाएंगी। तो जो दीवार जोर लगाने वाली है वो कंप्रेसिव जोर होगा ना, क्योंकि रॉड बाहर की तरफ जोर लगा रही है तो स्ट्रेस अंदर की तरफ डेवलप होगी, उसके अंदर दीवारें उसको अंदर की तरफ जोर लगाएंगी। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द रॉड, रॉड के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस आप सभी को कल बताया था मैंने क्या फार्मूला होता है अगर हमारी रिजिड सपोर्ट हो स्ट्रेस को निकालने का, अल्फा × टी × ई। तीनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, अल्फा की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल गई। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल पी, पी पे जो फोर्स लगी हुई है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, वॉल पे जो हमारी फोर्स लग रही है पी इज इक्वल टू स्ट्रेस टाइम्स एरिया। आपको पता है स्ट्रेस आपके पास है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो, फोर्स पता लग जाएगी, तो हमारी फोर्स भी निकल जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस फार्मूले को जब घुमा देते हो तो फोर्स जो होती है वो स्ट्रेस इनटू एरिया होती है। और उसने क्वेश्चन में आपसे फोर्स भी पूछा था, सेकंड जो पार्ट है उसमें उसने बोला फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द रॉड, और तीसरा तो नेचर है, नेचर में हमने पहले डिस्कस कर दिया, कंप्रेसिव फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द रॉड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी 39th एग्जांपल, इसको भी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। अ स्टील रॉड 20 mm इन डायमीटर 200 mm लॉन्ग इज हीटेड थ्रू 100 केल्विन and at the same time subjected to a pull P. If the total extension of the rod is 0.30 mm, what should be the magnitude of P? Take alpha for the steel is equal to 12 × 10⁻⁶ per degree Kelvin and E is equal to 215 kN per millimeter square. देखिए इसमें क्या है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें उसने फोर्स भी लगाई हुई है और टेम्परेचर भी राइज किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेस दो तरीके से पैदा होती है, या तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल लोड लगता है तब भी होती है, और टेम्परेचर की वजह से भी होती है। तो एक स्टील रॉड 20 mm इन डायमीटर, 20 mm उसका डायमीटर है, लंबाई उसकी 200 mm है, उसको हीट करते हैं 100 केल्विन पे, 100 केल्विन टेम्परेचर पे उसको हीट भी किया, और उसी सेम समय जब आप उसको हीट कर रहे हो तो एक तरफ से आप उसको खींच भी रहे हो, उस पर पुल लगा रहे हो पी। इफ द टोटल एक्सटेंशन, अगर टोटल एक्सटेंशन यानी आपको डेल एल दिया हुआ है, डेल एल, ठीक है, एक्सटेंशन हम डेल एल के साथ लेते हैं, जो भी डिफॉर्मेशन होती है वो 30 mm अगर आपको दी हुई है, जो हीट और हीट की वजह से और टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो टोटल एक्सटेंशन हो रही है वो 0.30 mm है, तो हमें बताइए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी हुई है, अल्फ़ा आप जानते हो 1 डिग्री केल्विन पे कितना राइज हो रहा है, और ई जो है 215 kN पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, केल्विन भी वो दे सकता है, सेल्सियस में भी दे सकता है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मेज़र किया जाता है, केल्विन में भी किया जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, फार्मूला सेम ही रहेगा। सोल्यूशन में देख लेते हैं, डायमीटर ऑफ द स्टील रॉड डी इज इक्वल टू 20 mm, डायमीटर जो है स्टील रॉड का डी वो 20 mm आपको दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारे पास है π/4 × d², मल्टीप्लाई जैसे ही हमने किया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 314.16 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। राइज इन टेम्परेचर टी, 100 केल्विन हमारा टेम्परेचर में जो राइज है वो है। लेंथ ऑफ द स्टील रॉड एल इज इक्वल टू 200 mm,
टोटल एक्सटेंशन इज द सम ऑफ द एक्सटेंशंस ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर एंड ड्यू टू द लोड। टोटल एक्सटेंशन जो है वो किसके बराबर होगी, इज द सम ऑफ द एक्सटेंशंस, सभी एक्सटेंशंस का सम ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर एंड ड्यू टू द लोड। एक्सटेंशन ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू टी। तो ये हमारे पास ऊपर हमने गिवन डाटा ले लिया, नीचे लिखा हुआ है टोटल एक्सटेंशन इज द सम ऑफ द एक्सटेंशंस। अब हमें पता टोटल एक्सटेंशन किसके बराबर होगी, ये होगी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर एक्सटेंशन आपकी लोड की वजह से भी हो रही है, टेम्परेचर की वजह से भी हो रही है, तो दोनों का सम कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्सटेंशन हमारी टेम्परेचर के राइज होने की वजह से और लोड के पड़ने की वजह से जो दोनों एक्सटेंशन हैं उनका सम कर लीजिए। तो एक्सटेंशन ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, आपको पता है एक्सटेंशन ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है, अल्फा टाइम्स एल टाइम्स टी। ये फार्मूला ज़रूर याद रखना, एक्सटेंशन का फार्मूला हो गया अल्फा एल टी। ठीक है, और वो भी तब जब सपोर्ट आपकी रिजिड है। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया, एक्सटेंशन मेरी 0.24 mm निकल गई। अब एक्सटेंशन ड्यू टू द लोड, लोड की वजह से क्या एक्सटेंशन होती है, जितनी टोटल एक्सटेंशन हुई है उसमें से 0.24 यानी जो राइज इन टेम्परेचर की वजह से हो रही है उसको माइनस कर दो, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन तो इन दोनों का सम ही था ना। तो हमें कितनी दी है टोटल एक्सटेंशन, हमें क्वेश्चन के अंदर दी है कि 0.30 टोटल एक्सटेंशन है। तो 0.30 में से हम 0.24 यानी एक्सटेंशन जो टेम्परेचर की वजह से हुई है उसको माइनस कर दें तो एक्सटेंशन ड्यू टू द लोड निकल जाएगी। तो लोड के पड़ने की वजह से एक्सटेंशन जो हुई है वो 0.06 मिलीमीटर हुई है। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमारी यहाँ से निकल गई लोड की वजह से, क्योंकि हमें लोड को ही निकालना है तो इसलिए हमें एक्सटेंशन भी लोड वाली ही चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर वाला पार्ट है वो ख़त्म हो गया, अब टेम्परेचर का आगे कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन ड्यू टू द पी। स्ट्रेन का क्या फार्मूला होता है, सभी को पता है स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज आपने ऊपर निकाल दिया। एक्सटेंशन ड्यू टू द लोड, लोड की वजह से एक्सटेंशन जो हो रही है वो चेंज ही हुआ ना, तो चेंज हमारा 0.06 निकला हुआ है, ये हमारा लोड की वजह से जो निकला था। और क्योंकि हमें लोड की वजह से हमें लोड को ही फाइंड आउट करना है तो हम यही वाली एक्सटेंशन लेंगे। तो 0.06 यानी डेल एल को ऊपर रखो, नीचे डिवाइड कर दो ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपको 200 मिलीमीटर दी हुई है ऊपर, अगर आप देख लो, डिवाइड करो, स्ट्रेन आपकी निकल जाएगी। स्ट्रेन का फार्मूला सभी को पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन आपकी 0.0003 हमारी यहाँ से निकल गई। अब टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस हमारी किसके बराबर होगी, स्ट्रेन आपके पास है, हुक्स लॉ लगा दो, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम स्ट्रेन। हमें पता है स्ट्रेस जो होती है ई टाइम स्ट्रेन होती है। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेस का तो दूसरा फार्मूला भी है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन वहाँ पे आपको फोर्स और एरिया दोनों चाहिए, यहाँ पे हमें निकालनी ही फोर्स है। तो फार्मूला हमारा क्या निकलेगा, स्ट्रेन हमारे पास है, स्ट्रेन का ही फार्मूला लगाएंगे, स्ट्रेन को ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, स्ट्रेस निकल गई, स्ट्रेस निकल गई। अब लोड का फार्मूला लगाते हैं, पी इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। स्ट्रेस निकालने के बाद आपको लोड निकालना है, और लोड का फार्मूला आपको पता है स्ट्रेस टाइम्स एरिया होता है। स्ट्रेस ऊपर से हमने ले ली, एरिया भी हमने ऊपर निकाला था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा लोड निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, इस पर प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी एग्जांपल नंबर 40। 2 पैरेलल वॉल्स 8 mm अपार्ट आर स्टे टुगेदर बाय अ स्टील रॉड 25 mm in diameter passing through the washers and the nut at each end. Calculate the pull exerted by the rod when the temperature is increased by 100 Kelvin. द सपोर्ट हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालनी है द सपोर्ट डू नॉट यील्ड। पहला पार्ट है कि जब हमारी सपोर्ट यील्ड नहीं कर रही, यानी हमारी रिजिड सपोर्ट है। दूसरा केस कहता है कि यील्ड कर रही है, और यील्ड कितने से कर रही है, 2.5 mm से यील्ड कर रही है, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह से हिल रही है, जिसको हम डेल के साथ डिनोट करते हैं। तो दो अलग अलग केसेस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दो दीवारें हैं जिनके बीच की दूरी आपको 8 मीटर दी हुई है, और ये दोनों दीवारों को एक साथ जोड़ कर रखा है एक स्टील की रॉड ने, जिसका डायमीटर आपको 25 mm दिया हुआ। तो अगेन एक रिजिड सपोर्ट है, एक दो रिजिड दीवारों ने एक स्टील की रॉड को पकड़ के रखा हुआ है, और इनको नट और वॉशर्स की मदद से जोड़कर रखा हुआ है। आपको पुल यानी फोर्स ही आपको निकाल कर देनी है जो रॉड पे लग रही है जब टेम्परेचर बढ़ता है 100 केल्विन से। लेकिन इस बार दो अलग अलग हमें केसेस दिए हुए हैं। पहला केस तो यही है डू नॉट यील्ड। डू नॉट यील्ड वाले क्वेश्चन तो हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं, यानी जब रिजिड सपोर्ट होती है। अब एक केस दूसरा ये कहता है कि जब वो यील्ड कर रही है, और यील्ड करने के लिए
2.5 mm से यील्ड कर रही है। टेक अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन एंड ई इज इक्वल टू 210 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर मैंने सारा आपको डिस्कस कर दिया था, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं बताऊंगा। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन द सपोर्ट्स डू नॉट यील्ड। जब सपोर्ट हमारी यील्ड नहीं करेगी तो उस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ द रॉड L इज इक्वल टू 8 मीटर, 8000 mm के बराबर हमारी लेंथ रॉड की जो हमें गिवन में दी हुई है, सबसे पहले वो ले लिया। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, रॉड का जो एरिया है वो कितना आएगा, π/4 टाइम्स 25 का स्क्वायर, आपको पता है πd²/4 का फार्मूला लगता है एरिया निकालने के लिए, क्योंकि रॉड जो हमारी होती है वो सर्कुलर होती है। टेम्परेचर राइज हो रहा है हमारा T 100 केल्विन से। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हमें दिया हुआ है। स्ट्रेस का फार्मूला हमारा होता है अल्फा TE, ये हम ऊपर भी डिस्कस करते आ रहे हैं। तो स्ट्रेस हमारी निकल गई। स्ट्रेस इसलिए निकाली क्योंकि उसने पुल पूछा हुआ है, और पुल यानी फोर्स का फार्मूला होता है स्ट्रेस टाइम्स एरिया। तो एरिया हमारे पास ऊपर निकला हुआ है, स्ट्रेस हमने अल्फा TE करके निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा पुल जो है वो निकल गया। तो ये पहला केस था जैसे पुल निकालना है। अब कह रहा है अब यील्ड कर रही है, कितने से यील्ड कर रही है, 2.5 mm से यील्ड कर रही है। तो पिछले लेक्चर में, कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसके बीच में हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि दो तरह की इसके टाइप्स होती हैं। पहली टाइप में रिजिड सपोर्ट होती है, दूसरी में वो यील्ड करती है। और जब वो यील्ड करती है तो उसका एक उसके फार्मूलों में चेंजेस आए थे। कल का वीडियो ध्यान से पढ़ लेना, उसमें ये चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है। तो अब यील्ड, जब यील्ड करती है तो उस केस में क्या होता है, आप कितने से यील्ड कर रही है, 2.5 mm से, यानी जो सपोर्ट है, यानी दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेस कर गई। यानी जब रॉड में एक्सटेंशन होगी तो दीवार पीछे खिसकती जाएगी। कितनी खिसकी, वो दिया हुआ डेल इज इक्वल टू 2.5 mm, 2.5 mm से वो अपनी जगह से खिसक रही है। स्ट्रेस हमारी आती है अल्फा T माइनस डेल अपॉन L टाइम्स E। ठीक है, ये फार्मूला आप पीछे जाकर देख लो, ऊपर आपको दिया हुआ है ये फार्मूला। ठीक है, नोट्स अगर आपके पास है, नोट्स में स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस किया था तो दिया था। स्ट्रेस का फार्मूला जब यील्ड करती है सपोर्ट, तब फार्मूला हमारा बनता है अल्फा T माइनस डेल अपॉन L। डेल आपको यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, L आपका 8000 है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है, T की वैल्यू आपके पास है, मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं, E की वैल्यू भी हमारे पास है। मल्टीप्लाई किया, स्ट्रेस निकल गई, और स्ट्रेस को हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो पुल निकल गया। ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ही हम कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करने की। अ रेलवे लाइन इज लेड सो दैट देयर इज नो स्ट्रेस इन द रेल एट 20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट। अब ये कह रहा है रेल लाइन, एक हमने पटरी जो थी उसको बिछाया, सो दैट देयर इज़ नो स्ट्रेस। उस वक्त उसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं थी इन द रेल एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब आपने उसको बिछाया था। बाहर टेम्परेचर तब कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस, तब आप उसको बिछा रहे थे, उसके अंदर तब कोई स्ट्रेस नहीं थी। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि जब 45 डिग्री टेम्परेचर पहुँचेगा तब उसके अंदर स्ट्रेस कितनी होगी। और इसमें भी दो केस हैं। पहली चीज़ है देयर इज़ नो अलोवेंस फॉर द एक्सपेंशन, आप एक्सपेंशन को अलो नहीं कर रहे, यानी आपने इसको रिजिड सपोर्ट वाला केस आ गया ना, कि एक्सपेंशन होने ही नहीं दे रहे। और दूसरी है 8 mm से एक्सटेंशन होने दे रहे हैं, एक्सपेंशन होने दे रहे हैं। ये दूसरा केस आ गया, यानी यील्ड कर रही है। कितने से यील्ड कर रही है, 8 mm से यील्ड कर रही है। तो पहला ये केस आ गया। दूसरा है द एक्सपेंशन अलोवेंस इफ़ द स्ट्रेस इन द रेल इज़ टू बी 0 एट 45। आपको एक्सपेंशन अलोवेंस बताना है, ठीक है, कि कितनी एक्सपेंशन हो सकती है अगर हमारा टेम्परेचर, अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी हमारी स्ट्रेस अगर 0 के बराबर है, तब एक्सपेंशन कितनी होगी। और द मैक्सिमम टेम्परेचर, और T आपको निकालना है मैक्सिमम टेम्परेचर टू हैव नो स्ट्रेस, कि कोई भी स्ट्रेस ना डेवलप हो फॉर द एक्सपेंशन अलोवेंस ऑफ 10 mm। अगर डेल की वैल्यू 10 mm आती है, एक्सपेंशन अगर 10 mm के बराबर है, तब बताइए टेम्परेचर कितना होगा। तो टेक अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ई जो है 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ द रेल इज इक्वल टू 30 मीटर। सोल्यूशन को देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द रेल एल इज इक्वल टू 30 मीटर इज इक्वल टू 30,000 mm। तो लेंथ हमारी 30,000 mm के बराबर आ गई है। राइज इन टेम्परेचर जो है T, ये कितना होगा। देखो जी, स्टार्टिंग में हमारा टेम्परेचर 20 था, और पहले पार्ट में क्योंकि हम
पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें 45 डिग्री टेम्परेचर पे आपको ये सब कुछ निकालना है। मतलब 2 केस, वही जो हमने पीछे क्वेश्चन किया वैसा ही ये भी पार्ट है, ठीक है। देयर इज़ नो एलोवेंस फॉर द एक्सपेंशन आ गया आपका रिजिड वाला, और देयर इज़ 8 mm एलोवेंस में आ गया जब वो यील्ड कर रहा है। तो ए पार्ट में राइज इन टेम्परेचर 45 में से 20 को माइनस कर दो, 25 डिग्री सेल्सियस आपका आ गया। व्हेन एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, जब हम एक्सपेंशन को प्रिवेंट करते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस हमारी आती है अल्फा टाइम्स टी टाइम्स ई, 12 × 10⁻⁻6 × 25 × 2 × 10⁻5 यानी 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ से टेम्परेचर स्ट्रेस निकल गई। तो व्हेन एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, आपको पता है अल्फा टाइम्स टी टाइम्स ई जो है वो हमारा रिजिड के केस में स्ट्रेस का फार्मूला बनता है। और जब एक्सपेंशन व्हेन देयर इज़ एन एलोवेंस फॉर द एक्सपेंशन, यानी जब हमारी यील्ड कर रही है सपोर्ट, तो एलोवेंस फॉर द एक्सपेंशन हमें कितनी दी हुई है, डेल की वैल्यू हमें 8 mm दी हुई थी उस केस में, ठीक है। तो टेम्परेचर स्ट्रेस हमारी उसका फार्मूला आपको पता है, जब यील्ड होती है सपोर्ट तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है अल्फा टी माइनस डेल अपॉन एल टाइम्स ई। वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारी स्ट्रेस यहाँ से निकल गई। अब सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में वो पूछ रहा था एक्सपेंशन एलोवेंस, मतलब कितना एक्सपेंशन, डेल की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना वो एक्सपैंड करेगा अगर 45 डिग्री सेल्सियस पे भी स्ट्रेस जो है हमारी ज़ीरो होगी। तो करना कुछ नहीं है, इफ़ द स्ट्रेस आर टू बी ज़ीरो एट 45 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ रेल्स आर फ्री टू एक्सपैंड। इसका मतलब रेल जो है वो फ्रीली एक्सपैंड कर रही है। वो पहला केस हमने जो पढ़ा था कल कि अगर हम कोई भी सपोर्ट आगे नहीं रखते तो रेल आसानी से एक्सपैंड कर सकती है। तो एक्सपेंशन ऑफ द रेल इज इक्वल टू अल्फा टी एल, अल्फा 12 × 10⁻⁻6 × 25 × 30,000 मल्टीप्लाई किया, 9 mm के बराबर हमारी एक्सपेंशन जो है रेल्स की वो निकल रही, 9 mm के बराबर, ठीक है। तो ये पहला केस था, अगर स्ट्रेस ज़ीरो होगी, स्ट्रेस तभी ज़ीरो होगी जब आप उसको एक्सपैंड होने दे रहे हो, बिना उसके तो एक्सपैंड हो नहीं सकता। 45 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रेस इसलिए नहीं डेवलप हुई क्योंकि आपने उस मटेरियल को फैलने दिया, तो स्ट्रेस स्ट्रेन में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी एक्सपेंशन होती जा रही है, तो उसमें स्ट्रेस कैसे रहेगी। तो कितनी एक्सपेंशन हुई, ये कह रहा है एक्सपेंशन हुई जी 9 mm। लास्ट आ जाते हैं, सी इफ़ द स्ट्रेस आर टू बी ज़ीरो, अगर स्ट्रेस ज़ीरो है दैट इज़ रेल्स आर फ्री टू एक्सपैंड बाय 10 mm, 10 mm के साथ हम रेल को एक्सपैंड होने दे रहे हैं, तो तब बताओ टेम्परेचर कितना होगा। लास्ट केस में उसने ये पूछा था कि अगर 10 mm की एलोवेंस है, 10 mm तक वो एक्सपैंड कर रहा है, तो स्ट्रेस तो ज़ीरो है क्योंकि आपने उसको एक्सपैंड होने दिया। टू हैव नो स्ट्रेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 10 mm, टेम्परेचर बताओ। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्ट्रेस ज़ीरो है, एक्सपेंशन जो है यानी डेल की वैल्यू हमारे पास 10 mm है, हमें अब टेम्परेचर निकालना है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इफ़ द स्ट्रेस आर टू बी ज़ीरो दैट इज़ रेल्स आर फ्री टू एक्सपैंड बाय 10 mm, देन एक्सपेंशन ऑफ द रेल, रेल की एक्सपेंशन का क्या फार्मूला है, एक्सपेंशन का फार्मूला आप सभी जानते हो, डेल टी एल के बराबर होता है, अल्फा टी एल के बराबर होता है। इसको याद रखना, टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बाकी सबकी वैल्यू है। एक्सपेंशन हमें 10 दी हुई है, अल्फा की वैल्यू 12 × 10⁻⁻6 दी हुई है, टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एल हमारे पास 30,000 है। पूरी वैल्यू को पुट करेंगे, टेम्परेचर हमारा निकल जाएगा, ये निकलेगा 27.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग का 20 डिग्री सेल्सियस भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा 47.8 डिग्री सेल्सियस निकलेगा, ठीक है। क्योंकि राइज इन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तो राइज इन टेम्परेचर में आप पिछला इनिशियल टेम्परेचर जब आपने रेल डाली थी तब 20 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस को ही हम ज़ीरो मानकर चल रहे थे, तो उसमें ऐड कर दो 47 डिग्री सेल्सियस जो है वो फाइनल हमारा टेम्परेचर निकल जाएगा। तो अब आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो फाइनली हमारा ये चैप्टर जो है आज ख़त्म हो जाएगा। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अ स्टील रॉड इज़ फास्टन to the support A as shown in the figure 47. The free end can move 2 mm before touching the rigid support at B. Determine temperature increase necessary to cause the free end to touch B. Stress induced if the rod temperature increases by 40 degrees Celsius. Take coefficient of expansion for the steel is equal to 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस एंड ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक स्टील की रॉड है, उसको हमने बांधा हुआ है टू द सपोर्ट ए, एक सपोर्ट के साथ हमने बांध के रखा है एज शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर आपको बताया हुआ है।
द फ्री एंड कैन मूव 2 mm, जो फ्री एंड है वो 2 mm से मूव कर रहा है बिफोर टचिंग द रिजिड सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो 2 दीवारें हैं, एक दीवार से हमने स्टील की रॉड को पकड़ा बांधा हुआ है, स्टील की रॉड का जो लेंथ है वो 5000 mm दी हुई है, और यहाँ से ये आगे स्टील की रॉड का जो एंड है वहाँ से लेके अगली दीवार बी जो दीवार है उस तक का जो बीच में जो गैप है वो 2 mm का गैप आ रहा है। द फ्री एंड कैन मूव, जो फ्री एंड है रॉड का वो मूव कर सकता है 2 mm और मूव कर सकता है रिजिड सपोर्ट को टच करने से पहले। तो 2 mm का गैप हुआ इसका मतलब। और हमें निकालना है टेम्परेचर इंक्रीजेस नेसेसरी टू कॉज फ्री एंड टू टच बी। कितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो स्टील रॉड जो है ये टच कर जाएगी किसको, ये टच करेगी हमारी बी को, बी वाले सपोर्ट को। और दूसरा स्ट्रेस इंड्यूस्ड इफ द रॉड टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 40 डिग्री सेल्सियस। तो स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो रहा है, इफ द रॉड जो है रॉड टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्ट्रेस कितनी इसमें पैदा होगी अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से बढ़ा देते हैं। अगर आपको पता है 40 डिग्री सेल्सियस स्टील की रॉड में बढ़ जाएगा तो एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन को ये रोकेगा भी, लेकिन उस एक्सपेंशन में से 2 mm को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 mm तक तो अलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जो होगी वो रॉड के अंदर स्ट्रेस पैदा कर देगी। टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपको दिया है, ई भी आपको दिया है। तो अब हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला केस पहले तो क्या है कि टेम्परेचर जो है उसको हमने टी के साथ इंक्रीज इन टेम्परेचर को टी बोला हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ द रॉड की एक्सपेंशन को डेल एल बोल रहे हैं। 2 mm एक्सपेंशन हो सकती है। डेल एल का फार्मूला आप सभी को पता है, यानी एक्सपेंशन का फार्मूला आपको पता है अल्फा टी एल के बराबर होता है, हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा एल की वैल्यू 2 दी हुई है, डेल की वैल्यू आपके पास है, टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और एल की वैल्यू हमारे पास 5000 है। ये पहला केस है, अभी जो फर्स्ट केस आपको पूछा हुआ है ना सर, टेम्परेचर इंक्रीज नेसेसरी टू कॉज द फ्री एंड टू टच बी को टच करने के लिए। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर आपको निकालना है, आपको 2 mm की एक्सपेंशन है, अल्फा की वैल्यू आपके पास है, टी की वैल्यू नहीं है, एल आपके पास है, टोटल लेंथ आपके पास 5000 थी, वैल्यूज़ को पुट किया, टेम्परेचर आपका निकल जाए, यानी 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 33.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपकी जो रॉड है वो बी एंड को टच कर लेगी। ठीक है, एंड लास्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला 40 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रेस कितनी पैदा होगी। तो राइज इन टेम्परेचर जो है अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और आप उसको अलो कर रहे हैं, 2 mm की एलोवेंस भी है, 2 mm का मतलब एक्सपेंशन को हम अलो कर रहे हैं, तो टेम्परेचर स्ट्रेस हमारी बराबर आपको पता है टेम्परेचर स्ट्रेस, ये दूसरा वाला रिजिड वाला यील्ड वाला केस आ जाता है। 2 mm यील्ड हो रहा है, उसके बाद कितनी स्ट्रेस आएगी, तो अल्फा टी माइनस डेल अपॉन एल टाइम्स ई कर लो, वैल्यूज़ को पुट करो तो आपकी स्ट्रेस निकल जाएगी। स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है, 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हमारी स्ट्रेस जो है ये डेवलप हो रही है। तो ये थे आपके टेम्परेचर स्ट्रेसेस के ऊपर क्वेश्चन, और ये था आपका चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पे लिया, ठीक है, बहुत लेंथी तो है ये चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना। अगर मैं आपको एक पूरे होलसम कंक्लूजन इसका निकालूं तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेस, स्ट्रेन, लोड, फोर्स, ये सब का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एक सिविल इंजीनियर के लिए या मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप सिविल इंजीनियर कभी बन ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करने वाले हो तो ये चीज़ आपको कभी नहीं छोड़ेगी। सॉइल मैकेनिक्स ले लो, उसमें भी आपको स्ट्रेसेस जो है वो परेशान करेंगी कि स्ट्रेस होती क्या है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए मटेरियल जो होता है, मटेरियल को फेल करने के मोड्स क्या होते हैं और कैसे इसके अंदर स्ट्रेस पैदा होती है। आप आरसीसी पढ़ते हो, आप स्टील डिज़ाइन पढ़ोगे, ये सभी चीज़ों के अंदर आपका स्ट्रेस का बहुत अहम रोल है। मटेरियल फेल ही स्ट्रेस की वजह से होता है, आपके स्ट्रक्चर भी स्ट्रेस की वजह से ही फेल होंगे। तो स्ट्रेस का आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, और इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, ठीक है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।